दोस्तों, यह कहानी 22 साल की एक खूबसूरत और जवान विधवा महिला की है। उनके पति का निधन एक सड़क हादसे में हो गया था। वक्त के साथ जिंदगी को संभालने के लिए अपनी एक करीबी सहेली के सुझाव पर उन्होंने घर के कामों में मदद के लिए 14 साल के एक लड़के को रख लिया। कुछ ही समय बाद महिला ने महसूस किया कि उस लड़के की आदतें और बोलने का तरीका उनके दिवंगत पति से काफी मिलता जुलता है। यही वजह थी कि उन्हें उसकी मौजूदगी अच्छी लगने लगी। कहानी आगे बढ़ती है और एक रात करीब 1 बजे महिला ने उस लड़के को अपने कमरे में बुलाया। उस रात के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। घर बैठे सुविधाएं मिलने लगीं, पैसों की चिंता कम हो गई और कई आसानियां खुद ब खुद आती चली गईं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसने इस महिला को उस लड़के की तरफ खींच लिया और वह उसकी हर इच्छा पूरी करने लगी। यह जानने के लिए कहानी को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, इंदौर शहर के किनारे एक पुराना हवेली नुमा बंगला खड़ा था। आंगन में जड़ा हुआ बूढ़ा नीम का दरख्त, दीवारों पर समय की मार के निशान और लकड़ी के पुराने दरवाजे जो हल्की हवा से चरचराने लगते थे, ये सब उस घर की तन्हाई बयान करते थे। इसी सुनसान और खामोश हवेली में रहती थीं एसपी अनुपमा वर्मा। उम्र सिर्फ 22 साल, मगर अपनी मेहनत, हौसले और सख्त मिजाजी की वजह से पूरे जिले में मशहूर थीं। उनकी आंखों में इंसाफ की चमक और चेहरे पर ऐसी दिलकशी थी कि देखने वाला एक पल को ठहर जाए। लेकिन 3 साल पहले पुलिस ऑपरेशन के दौरान उनके शौहर डीसीपी आदित्य वर्मा शहीद हो गए। आदित्य एक ईमानदार और बहादुर अफसर थे। उनकी मौत ने अनुपमा की जिंदगी से रोशनी छीन ली। अपने गम को दिल में छुपाकर अनुपमा ने खुद को पूरी तरह ड्यूटी में लगा दिया। इसी जुनून ने उन्हें जिले की सबसे कम उम्र की सख्त और कामयाब एसपी बना दिया। वो इस बड़े पुराने बंगले में तन्हा जिंदगी गुजारती थीं। कई बार माँ बाप ने कहा कि शहर के किसी आरामदायक फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ, लेकिन अनुपमा का दिल इसी हवेली से जुड़ा रहा। अनुपमा हर रोज जब इस पुराने बंगले की दीवारों और कमरों को देखती तो उन्हें अपने शौहर आदित्य की याद आ जाती। यही वजह थी कि वो इस घर को छोड़ना नहीं चाहती थीं। सुबह वर्दी पहनकर दफ्तर निकलती, दिन भर केस और फाइलों में उलझी रहती और रात को थकी हुई घर लौटती। लेकिन जैसे ही बंगले में कदम रखती, गहरा सन्नाटा उनका दिल और भारी कर देता। एक शाम वो खिड़की के पास खड़ी बारिश को देख रही थीं कि तभी उनकी पुरानी दोस्त इंस्पेक्टर प्रिया नायर मिलने आई। दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। चाय के दौरान प्रिया ने गंभीर लहजे में कहा, अनुपमा, तुम्हें किसी नौकर को रख लेना चाहिए। घर के काम भी संभल जाएंगे और तुम्हारा अकेलापन भी कुछ कम हो जाएगा। माहौल हल्का करने के लिए प्रिया मुस्कुराई और बोली, घर का बोझ भी हल्का होगा और तुम्हारा दिल भी। शुरुआत में अनुपमा ने साफ इनकार कर दिया, मगर प्रिया के बार बार समझाने पर आखिरकार मान गईं। कुछ दिन बाद दोपहर के वक्त प्रिया खुद एक लड़के को उनके बंगले लेकर आई। वो लड़का तकरीबन 14 साल का था, दुबला-पतला और मासूम सा चेहरा लिए। वो लड़का दुबला-पतला था, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मइत्माद साफ झलकता था। बड़ी बड़ी चमकती आंखें और मासूम मुस्कान उसे और भी अलग बनाती थीं। उसका नाम विवेक था। बंगले में कदम रखते ही उसने अदब से सलाम किया और चुपचाप आंगन में खड़ा हो गया। पैरों में पुराने घिसे हुए चप्पल थे, हाथ में एक छोटा सा कपड़ों का थैला, मगर आंखों में ऐसा सुकून जैसे ये जगह उसके लिए बिल्कुल अनजानी न हो। अनुपमा ने उसे काम पर रख लिया। अब वही खाना पकाता, सफाई करता, बगीचे की देखभाल करता और बाकी छोटे मोटे काम भी संभालता। लेकिन एक बात अनुपमा को हमेशा हैरत में डाल देती। विवेक हर काम इतनी सफाई और कायदे से करता जैसे बरसों से वही इस घर का मालिक हो।
सबसे खास बात ये कि जब वो चाय बनाता तो उसकी खुशबू और जायका बिल्कुल वैसे ही होते जैसे आदित्य की पसंदीदा चाय का हुआ करती थी। शुरू में अनुपमा ने इसे महज एक इत्तेफाक समझा, मगर धीरे धीरे विवेक की छोटी छोटी आदतें उन्हें हैरान करने लगीं। जैसे वो हमेशा अनुपमा की पसंदीदा किताबों को शेल्फ पर बिल्कुल उसी अंदाज से सजाता जैसा आदित्य किया करते थे। वो किताबें भी बिल्कुल उसी तरह सजाता जैसे आदित्य रखा करते थे। एक रात अनुपमा ने अपनी डायरी में कुछ लिखकर रख दी, लेकिन अगली सुबह जब देखा तो डायरी उसी सफ़े पर खुली हुई थी, जैसे कोई रात को उसे पढ़ चुका हो। अब उनके दिल में सवाल उठने लगे, क्या ये लड़का वाकई एक आम नौकर है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है। फिर एक रात जब तेज बारिश हो रही थी और अनुपमा दफ्तर से घर लौटीं तो अचानक आंधी और बारिश की वजह से पूरे बंगले की बत्तियां चली गईं। उन्होंने टॉर्च जलाई और दरवाजा खोला तो सामने देखा कि विवेक पहले से हाथ में मोमबत्तियां लिए खड़ा है, जैसे उसे पहले से मालूम हो कि मैडम इसी वक्त घर पहुंचेंगी। विवेक ने उन्हें देखते ही धीमी आवाज में कहा, मैम आप तो पूरी तरह भीग गई हैं। क्या मैं आपके लिए चाय बना दूं? अनुपमा ने उसकी आंखों में सीधा देखा। वही गहराई, वही चमक जो कभी आदित्य की आंखों में हुआ करती थी। एक लम्हे के लिए उनका दिल तेजी से धड़का। वो तुरंत गंभीर हो गईं और सख्त लहजे में बोली, विवेक तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो न? सच सच बताओ, असल बात क्या है? विवेक ने थोड़ी देर के लिए नजरें नीचे की, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मैम मैं तो बस आपका नौकर हूं। आप परेशान मत हो, मैं अभी चाय बनाकर लाता हूं। अगले दिन अनुपमा ने अपनी पुरानी दोस्त प्रिया नायर को बंगले पर बुलाया। चाय की प्याली हाथ में लिए अनुपमा ने गंभीर लहजे में कहा, प्रिया मुझे लगता है ये लड़का विवेक एक साधारण नौकर नहीं है। इसका बोलने का अंदाज, चाय बनाने का तरीका, छोटी छोटी आदतें, सब कुछ मुझे बार बार आदित्य की याद दिलाते हैं। कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही? प्रिया ने हंसते हुए बात टालने की कोशिश की, लेकिन अनुपमा अब यकीन के साथ कह रही थीं। उन्होंने साफ कहा, प्रिया तुम विवेक की पूरी बैकग्राउंड चेक करो। मैं सच जानना चाहती हूँ। कुछ दिन बाद प्रिया रिपोर्ट लेकर आई। उसने कहा, अनुपमा इसके बारे में कोई खास रिकॉर्ड नहीं मिला। आधार कार्ड और बाकी कागजात बिल्कुल सही हैं, लेकिन इससे पहले का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जैसे ये लड़का अचानक कहीं से आ गया हो। अनुपमा ने सोचा कि हो सकता है विवेक सचमुच एक आम बच्चा ही हो, लेकिन उनके दिल का शक अभी भी बाकी था। उन्होंने प्रिया से कहा कि जांच और गहराई से करनी होगी। उस रात अनुपमा अपने कमरे में बैठी पुरानी तस्वीरें देख रही थीं। एक तस्वीर में वो और आदित्य शादी के दिन मुस्कुरा रहे थे। आदित्य ने उस दिन अपने करीबी लोगों को एक खास अंगूठी दी थी, जिस पर छोटे अक्षरों में एस खुदा था। वो अंगूठी अनुपमा हमेशा अपनी डायरी के एक खास हिस्से में संभाल कर रखती थीं। लेकिन जब उन्होंने डायरी खोली, अंगूठी वहां नहीं थी। एक पल के लिए उनका दिल रुक सा गया। ये कैसे गायब हो सकती थी? क्या इसे विवेक ने लिया था या फिर घर में कोई और भी चुपके से आता जाता है? अनुपमा पूरी तरह उलझन में थी। समझ नहीं आ रहा था कि ये चोरी थी या कोई और राज छुपा है। अगले दिन शाम को उन्होंने विवेक को ड्राइंग रूम में बुलाया और सख्त लहजे में कहा, विवेक मेरी डायरी से एक अंगूठी गायब है। सच बताओ ये कहाँ है? अनुपमा ने सख्त लहजे में पूछा, मेरी डायरी से अंगूठी गायब है। तुम्हें कुछ मालूम है? विवेक ने बहुत इत्मीनान से जवाब दिया, मैम मैंने कुछ भी नहीं लिया। अगर आपकी कोई कीमती चीज खो गई है तो आप बताइए, मैं ढूंढने में मदद करूंगा।
उसकी आवाज में अजीब सी सच्चाई झलक रही थी, लेकिन अनुपमा का शक जरा भी कम नहीं हुआ। उसी रात अनुपमा के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। अनुपमा, तुम बहुत सवाल कर रही हो। विवेक को छोड़ दो, वरना तुम्हारी कुर्सी और तुम्हारी जान दोनों खतरे में होंगी। यह पढ़ते ही अनुपमा का चेहरा पीला पड़ गया। ये सीधी धमकी थी और उसमें साफ साफ विवेक का नाम लिखा था। अब सवाल ये था, क्या सच में विवेक कोई खतरा है या फिर कोई और शख्स उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है? अनुपमा ने फौरन प्रिया नायर को कॉल किया और पूरा मैसेज बताया। प्रिया ने तुरंत कहा, अनुपमा, ये मामला